दोस्तों, मैं आनंद परमार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस पर आप सभी बच्चों का। हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में मैं आप लोगों को यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके बाद स्वतंत्र हुए राज्य अवध, बंगाल, राजपूत वगैरह सब पढ़ा चुका हूं। फिर उसके बाद मैं सिख धर्म पढ़ा चुका हूं और ये चल रहा है अपना बेटा कौन सा मराठा है ना, मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य में मैं आप लोगों को छत्रपति शिवाजी पढ़ा चुका हूं। अब अपन शिवाजी के आज उत्तराधिकार देखते हैं, मतलब इनके बाद कौन कौन से राजा हुए हैं। तो अपन जो है इस मराठा साम्राज्य को 3 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा है तो अपन 3 भाग में लेकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आएगा, है ना। अगर एक ही वीडियो में सारा कर देंगे तो समझ में आप लोगों को बहुत कम आएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो 3 लेक्चर में रहेगा और विस्तार से चीज़ें चल रही है। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को ऊपर दी रही है प्ले लिस्ट, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चल, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को वीडियो शेयर करें। देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी देखते हैं। शिवाजी की मृत्यु हो गई थी भैया 1680 ईस्वी में। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी में एक बेटा था इनका संभाजी और एक था राजा राम, ठीक है। क्लियर है इतनी बात है। अब देखो, संभाजी जो है इनका शासनकाल है 1680 से 1689, पर इनके पीछे एक कहानी थी। क्योंकि जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी उस समय भैया जो इनके पुत्र संभाजी है वो भैया पन्हाला के किले में कैद थे औरंगजेब के यहाँ पे। तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात शिवाजी की 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्रों, एक संभाजी और एक राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध उत्पन्न हो गया। हालांकि शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी जो है वो पन्हाला के किले में क्या थे, कैद था। और जिसका फायदा उठाकर राजा राम ने स्वयं को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया। परंतु शीघ्र ही औरंगजेब ने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन संभाजी को जो है अपन यहाँ से आज़ाद कर देते हैं। तो संभाजी और राजा राम के बीच में लड़ाई होगी और दोनों भाई जो है वो लड़ लेंगे, है ना। तो इस चीज़ का फायदा उठाया औरंगजेब ने और औरंगजेब ने अपने सेनापतियों से बोल दिया कि भैया संभाजी को क्या कर दो, मुक्त कर दो। और उन्होंने राजा राम को गद्दी से हटाया और उनको गद्दी से हटाकर स्वयं शाह सिंहासन पर बैठ गए और भैया मराठा साम्राज्य के अगला राजा बन गए, ठीक है। फरवरी 1689 ईस्वी में संगमेश्वर में धावा बोलकर मुगल सेनापति एक मुकर्रम खां था, उसने संभाजी और कवि कलिश को बंदी बना लिया तथा दोनों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक। क्लियर है नहीं बातें। तो ये संभाजी का शासनकाल था। संभाजी के बाद अभी राजा बनेंगे कौन से, राजा राम, जिनका शासनकाल है 1689 से 1700। अब इनके बारे में खास बात क्या थी, तो संभाजी की मृत्यु के समय उनका पुत्र साहू जो है वो केवल 7 वर्ष के थे। तो अतः राजा राम को मराठा शासक नियुक्त किया गया और 1691 में मुगल सेनापति जुल्फिकार खां ने जिंजी का घेरा डाला। जिंजी कर्नाटक में है और 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में क्या रहा, कैद रहा। और 1698 ईस्वी में राजा राम जिंजी से कहाँ है, सतारा भागने में सफल रहा और सतारा को अपनी राजधानी बनाया और सतारा में इनकी क्या हो गई भैया, मृत्यु हो गई। तो राजा राम के बारे में क्या बात है, तो भैया जब संभाजी की मृत्यु हुई तो उनका पुत्र साहू जी केवल मात्र 7 साल का था, तो इसलिए राजा बनने के काबिल नहीं था क्योंकि बेटा नाबालिग थे। तो राजा राम जो है नया शासक बने और 1691 ईस्वी में मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने जिंजी का घेरा डाला और जिंजी के घेरे में मतलब 8 वर्षों तक उसे जिंजी के किले में किनको कैद रखा, राजा राम को कैद रखा। और उसके बाद जब राजा राम जो है जिंजी के किले से भागकर कहाँ चले गए, सतारा चले गए और उन्हें अपनी राजधानी कौन सी बनाई, तो सतारा ही बनी, ठीक है। चल आगे की बात करते हैं। उसके बाद अगले शासक है राजा शिवाजी द्वितीय। अब शिवाजी द्वितीय के बारे में खास बात क्या है, तो ये राजा राम के ही बेटे थे। तो 1700 से 1707 तक इनका शासनकाल है। राजा राम की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय जो है वो शासक बना तथा राजा राम की पत्नी ताराबाई उनकी संरक्षिका बनी। इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। इसके समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में था, ताराबाई के हाथों में था। मराठों में आखिरी आपसी संघर्ष को बढ़ावा देने हेतु 1707 ईस्वी में जुल्फिकार के खां के कहने पर बहादुर शाह प्रथम ने साहू को क्या कर दिया, कैद कर दिया। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो अब भैया साहू जी को कैद कर दिया गया, मतलब मुक्त कर दिया गया कैद से। अब साहू जी का शासनकाल है 1707 से 1749। इस चीज़ में बेटा एक पेशवा का इतिहास बनेगा नया, है ना। पेशवा का पद आएगा 1713 ईस्वी में। तो साहू जी संभाजी के पुत्र थे, उनकी माता जो है उनका नाम था येशुबाई था और ये इनकी संरक्षिका बनी। 1707 ईस्वी में साहू जी व ताराबाई की सेना के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ताराबाई ने साहू जी के विरुद्ध धन्ना जी यादव को भेजा, परंतु धन्ना जी यादव जो है वो साहू जी के पक्ष में चले गए, जिससे ताराबाई की क्या हो गई, हार हो गई तथा यह दक्षिणी महाराष्ट्र भाग गई। साहू जी ने 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक किया और सतारा को अपनी राजधानी बनाया।
इसी वर्ष साहू जी ने एक नया पद बनाया था जिसका नाम है सेना करते, मतलब सेना को संगठित करने वाला। इसका गठन किया और इस पर पहला जो सेना करते के पद पर बिठाया गया वो बिठाया गया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक, तो 1708 ईस्वी में ही धन्ना मतलब जो है ताराबाई और साहू जी के बीच एक लड़ाई हुई जिसको कहा जाता है खेड़ा का युद्ध। और इस खेड़ा के युद्ध में ताराबाई की हार हुई और वो दक्षिणी महाराष्ट्र भाग गई और साहू जी ने 1708 ईस्वी में सतारा जो है उसको अपनी राजधानी बनाया और साहू जी ने एक नया पद बनाया सेना करते, मतलब सेना को संगठित करने वाला। और इस पर सबसे पहला व्यक्ति कौन बैठा? तो बालाजी विश्वनाथ बैठे थे। ठीक, चल आगे की बात करते हैं। इस प्रकार मराठा साम्राज्य कितने भागों में बढ़ गए भैया? 2 भागों में। उत्तर में तो साहू जी के अधीन सतारा राज्य तथा दक्षिण में शिवाजी द्वितीय के अधीन कोल्हापुर राज्य। दोनों मराठा राज्य के बीच संघर्ष समाप्त हुआ जब शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठे। 1731 ईस्वी में संभाजी जो है साहू जी के साथ वारणा की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार संभाजी ने कोल्हापुर से तथा साहू जी ने सतारा से शासन करना क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है, चलिए अगर ये एक बार में समझ में नहीं आए तो आप लोग वीडियो को डबल से भी देख सकते हैं। ठीक है, PDF आप लोगों को ग्रुप में भेज दी जाएगी। अगर आप लोग बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप लोगों को दिए गए 9575322928 इस पर मैसेज कर देना तो आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं टेलीग्राम पर भी भेज देता हूँ तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लेना आनंद परमार क्लासेस। अगर वो नहीं मिले तो आनंद सर सर्च कर लेना, है ना, वहाँ अपना आनंद परमार क्लासेस नाम आ जाएगा। अब राजा राम द्वितीय अगले राजा बने और यह है 1750। ठीक है, 1749 से 1750 है वैसे ही है। ठीक है, चल आगे की बात करते हैं। तो 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो गई और साहू जी के दत्तक पुत्र राजा राम द्वितीय को छत्रपति बना दिया गया। ठीक, अब उसके बाद 1750 ईस्वी में पेशवा बालाजी बाजीराव से राजा राम द्वितीय ने एक संधि करी और उसका कहा जाता है संगोला की संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया पेशवा बालाजी बाजीराव ने से राजा राम द्वितीय ने संगोला की संधि कर ली। और ये संधि क्या थी कि भैया अब जो मराठा का वास्तविक शक्ति है जो है वो किसको कर दिया गया? पेशवा को बना दिया गया। ठीक है, और छत्रपति जो नाम है वो नाम मात्र का रह गया तथा सतारा के किले में बंदी बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक, तो अब जो है मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? तो पेशवा है। पहले पेशवा प्रधानमंत्री हुआ करते थे परंतु पेशवा जो है सबसे बड़ा पद है। ठीक, क्लियर इतनी बात है? चलो आगे बात करते हैं। अब भैया देखो 1750 ईस्वी में कौन सी संगोला की संधि हुई है और सबसे वास्तविक शक्ति किसको बना दिया गया? पेशवा। तो अब बेटा नए नए पेशवा बने हैं तो पेशवा का इतिहास देख लेते हैं। हालांकि 1713 में पहले से ही पेशवा बन चुके हैं। ठीक है, 1713 में देखो एक पद बनाया गया था 1708 में साहू जी ने और वो सेना करते का बनाया गया था और 1713 में इनको पेशवा नियुक्ति किया गया था। ठीक है, तो बेटा जो पेशवा का पद है वो पेशवा का पद 1713 से 13 में आ गया था। परंतु जब उनको ज़्यादा शक्ति नहीं थी, सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास हुआ करती थी? छत्रपति के पास। परंतु 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई और इसमें कहा गया कि सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास रहेगी? तो पेशवा के पास रहेगी। ठीक है, क्लियर इतनी बातें, कंफ्यूज नहीं होना कि 1713 में बेटा पेशवा का पद आया है परंतु 1750 ईस्वी में पेशवा का पद जो है वो सर्वोपरि बना गया है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। चल आगे की बात करते हैं। तो पेशवा के इतिहास में देखो क्या क्या कौन कौन हुए पेशवा। तो सबसे पहले पेशवा है बालाजी विश्वनाथ जिनका शासनकाल है 1713 से 1720 तक। ठीक, इनके बारे में खास बात क्या है? तो देखो बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। 1708 ईस्वी में साहू जी ने एक पद बनाया था, मैंने अभी बताया आप लोगों को, सेना करते। तो सेना करते का पद प्रदान दिया गया इनको और 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा नियुक्त किया गया। ठीक, बालाजी विश्वनाथ की प्रमुख सफलता थी कि 1719 ईस्वी में इसने मुगल बादशाह की ओर से सैयद बंधुओं द्वारा मराठों से एक संधि कर ली। इस संधि के अनुसार मराठों को दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति दी गई। इसके बदले साहू जी ने क्या करा? तो मुगलों को बोला कि 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता आपको दी जाएगी। ठीक है, और प्रतिवर्ष कितना लाख रुपया? 10 लाख रुपया देना स्वीकार कर दिया गया। और इस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने कहा है कि मराठों का मेघना काटा। क्लियर इतनी बात है? जब मैं आप लोगों को परवर्ती मुगल काल पढ़ाऊंगा ना तो एक बार और ये चीज़ें पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो सैयद बंधुओं के बीच बेटा एक संधि हुई थी जिसको दिल्ली की संधि कहा जाता है और इस संधि में 1719 में हुई थी और इसमें कहा कि भैया मुगल बादशाह की ओर से इस संधि किसने करी थी? तो सैयद बंधुओं ने। हालांकि मुगल राजा को पता ही नहीं था कि ये संधि क्या हुई थी, वैसे सैयद बंधुओं ने अपने मन से कर ली थी। तो दक्षिण भारत के भैया 6 राज्यों पर चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति दी गई। किनको? साहू जी को। और इसके बदले साहू जी ने बोला कि आपको मुगलों
को आप मैं 15,000 घुड़सवार सैनिक दूंगा और 10 लाख रुपए जो प्रतिवर्ष दूंगा, ठीक। और रिचर्ड टेम्पल ने इसको कहा मराठों का मेगना कार्टा। मेगना कार्टा का मतलब क्या है? तो मेगना कार्टा का मतलब होता है बेटा महासंधि, मतलब बहुत बड़ी संधि। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। चल अगले पेशवा है बाजीराव प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भैया ये बहुत खतरनाक थे। 1720 से 1740 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अब बाजीराव प्रथम देखो, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। और शिवाजी ने जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति बनाई थी ना, उसके बाद अगले जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपने वाले व्यक्ति थे कौन? वो बाजीराव प्रथम थे। तो शिवाजी के पश्चात गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक कहा जाता है इन्हें। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद पातशाही के आदर्शों का प्रचार किया। मुगल साम्राज्य के संबंध में बाजीराव प्रथम ने कहा कि सड़े हुए वृक्ष के तने पर प्रहार करो तो शाखाएं स्वयं ही गिर जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? मतलब बाजीराव प्रथम जो है मुगल साम्राज्य से ज़्यादा डरते नहीं थे, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो आगे की बात करते हैं। बाजीराव प्रथम जो है इनके कुछ युद्ध भी है, तो उनके युद्धों के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। देखो कौन कौन से हुए। तो बाजीराव प्रथम का पहला संघर्ष हुआ निजाम से। और निजाम कहाँ रहता था? तो ये भोपाल में रहता था, जूते खाने का काम करता था। तो बेटा 1728 ईस्वी में निजाम से इनका संघर्ष होगा। बाजीराव ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित किया तथा उससे मुंगी सिवगांव की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार निजाम ने साहू जी को चौथ तथा सरदेशमुखी देना तथा संभाजी द्वितीय की सहायता न करने का क्या दिया? वचन। इस संधि के उपरांत संभाजी द्वितीय का निजाम की सहायता मिलना बंद हो गई। तो इससे उन्होंने 1731 ईस्वी में वारणा की संधि कर ली और भैया साहू जी की अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। क्लियर है इतनी बातें? भैया एक और राजा है जो आप लोगों को संभाजी द्वितीय में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहले। तो मैंने बोला था कि भैया एक संधि हुई। देखो अभी मैंने बताया इसके पहले कौन सा है, ये ठीक। देखो ये वाला उत्तर में साहू जी के अधीन सरातारा राज्य तथा दक्षिण में शिवाजी द्वितीय के अधीन कौन सा? कोल्हापुर राज्य। दोनों मराठा राज्यों के बीच संघर्ष समाप्त हुआ कब शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात राजाराम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र कौन? संभाजी द्वितीय, वो ही है, ठीक है। तो संभाजी द्वितीय जो है वो कोल्हापुर की गद्दी पर बैठ गया और 1731 ईस्वी में साहू जी के स्थान पर वारणा की संधि कर ली गई, जिसके अनुसार संभाजी ने कोल्हापुर से तथा साहू जी ने सतारा से शासन करना क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। ये वही बात है, ठीक है। तो भैया इस निजाम से संघर्ष हुआ और निजाम से ये बोला कि तुम जो है संभाजी द्वितीय की आप सहायता मत करना। और 1731 ईस्वी में वारणा की संधि के तहत साहू जी जो संभाजी द्वितीय है इसने बेटा साहू जी की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। क्लियर इतनी बात है? अगली है इनकी जीत मालवा विजय 1728 ईस्वी में। अब क्या हुआ मालवा में? तो बाजीराव प्रथम ने सतारा प्रमुख 1728 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर यहाँ के मुगल गवर्नर गिरधर बहादुर को अमझेरा के युद्ध में पराजित किया। इसके उपरांत भी मालवा में मराठों के आक्रमण होते रहे। अंततः 1735 ईस्वी तक मालवा पर मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। क्लियर इतनी बात है? ठीक। चल अगला है बुंदेलखंड विजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक। बुंदेलखंड विजय कब करी इन्होंने? 1728 ईस्वी में ही करे। तो बुंदेलखंड के राजा जो है इलाहाबाद की सूबेदारी में था। मतलब बुंदेलखंड जो है बेटा इस पर शासन किसका था? तो इलाहाबाद का था, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड जो है इलाहाबाद की सूबेदारी में था। जब इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड के नरेश छत्रसाल को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। मतलब जो मुगल गवर्नर था मोहम्मद खां बंगस, इसने छत्रपाल को जो है थोड़ा परेशान किया होगा। तो छत्रपाल दौड़े दौड़े किसके पास चले गए? तो ये चले गए भैया आप लोगों के बाजीराव प्रथम के पास। और मराठों ने बुंदेलखंड के सभी विजित क्षेत्र प्रदेश मुगलों से छीनकर किसको दे दिया गया? छत्रसाल को दे दिया गया। अब क्या हुआ? छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया। दरबार में एक मुस्लिम नृत्य मस्तानी को पेश किया गया। आप लोग जो पढ़ते हैं ना, एक मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी, ये वही मस्तानी है। साथ ही कालपी, सागर, झांसी तथा हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में दी गई। क्लियर इतनी बातें? ठीक है। चल अब इनकी अगली विजय कौन सी है? गुजरात विजय, जो है 1732 से 1738 ईस्वी में। क्या हुआ? तो गुजरात से भी मराठे चौथ व सरदेशमुखी वसूल किया करते थे। चौथ और सरदेशमुखी क्या है मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पहले, है ना। साहू जी ने यहाँ त्रयंबक राव को नियुक्त किया, परंतु त्रयंबक राव जो है वो खुद गुजरात व मालवा का राजा बनना चाहता था। तो अतः 1731 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने त्रयंबक राव के विरुद्ध जो है सैन्य कार्रवाई कर उसे मौत के घाट उतार दिया और अंततः 1738 ईस्वी में गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है। तो यह था इनका गुजरात विजय।
अगला है दिल्ली विजय, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। दिल्ली विजय कब हुई? 1737 ईस्वी में। तो 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुँचे और वहाँ पर केवल 3 दिन में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा मालवा की सूबेदारी तथा 13 लाख वार्षिक धनराशि का आश्वासन दिए जाने पर बाजीराव प्रथम वहाँ से हट गए। क्लियर इतनी बातें? तो मुगल वंश जो है मोहम्मद शाह रंगीला ये पीछे हट गया था, और भैया जब ये पीछे हटे और बोला कि मैं आप लोगों को हर महीने जो है मतलब हर साल पैसे देता रहूँगा हर महीने, तो तभी आप लोग 13 लाख रुपए वार्षिक धनराशि दे दूंगा। तो इस बात से खुश होकर बाजीराव प्रथम जो है वो पीछे हट गए थे, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो आगे की बात करते हैं। मुगल बादशाह ने निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा। दोनों पक्षों के बीच 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम की क्या हुई? पराजय हुई। 1738 ईस्वी में दुरई राय की संधि के तहत अनुसार निजाम ने मालवा पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित कर लिया, ठीक है। क्लियर की बात? स्वीकार कर लिया। आगे बात करते हैं, 1 मिनट है। चल, अगर बेटा थोड़ा सा कठिन लगे ना तो आप लोग वीडियो को डबल देख लेना। अब क्या हुआ? तो अब हुआ बेटा बेसिन एवं सालसेट की विजय, ठीक है। ठीक है, अब देखो बेसिन एवं सालसेट की विजय क्या है तो इसको समझो। ये है 1739, ठीक। चले, तो अब भैया बेसिन एवं सालसेट ये सब महाराष्ट्र में है बेटा। तो इनकी विजय कब करी? 1739 ईस्वी में। इसके बारे में खास बात क्या है? तो 1739 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से बेसिन एवं सालसेट छीन लिया। मराठा परिसंघीय व्यवस्था बाजीराव प्रथम के शासनकाल में राणोजी सिंधिया ने प्रारंभ में उज्जैन में और फिर ग्वालियर में। तो भैया राणोजी सिंधिया ने क्या करा? सिंधिया राजवंश की स्थापना करी, जो पहले उज्जैन में और उसके बाद कहाँ गई है? ग्वालियर में। मल्हार राव होलकर ने इंदौर में, पिलाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा में और रघुजी भोसले ने नागपुर में क्षेत्रीय शक्ति अर्जित की। क्लियर है इतनी बातें? अब अगले जो पेशवा है वो है बालाजी बाजीराव। इनका शासनकाल है 1740 से 1761, ठीक है, ये बात समझ में। तो बालाजी बाजीराव की माफ़ कीजिएगा, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र जो है बालाजी बाजीराव नाना शाह पेशवा बने, और इनके काल में जो है मराठा साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। इन्हीं के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अब देखो इन्होंने कौन कौन सी संधि करी? तो सबसे पहले करी बेटा संगोला की संधि 1750 ईस्वी में। मैं आपको बता चुका हूँ कि संगोला की संधि इन्होंने करी थी, और इस संधि के तहत जो है सबसे शक्तिशाली पद किसको दिया गया? पेशवा को दिया गया। तो संगोला की संधि 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव तथा छत्रपति राजाराम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि हुई, जिसके अनुसार छत्रपति नाम मात्र का राजा रह गया और वास्तविक शक्ति किसके पास आ गई? पेशवा के पास आ गई, ठीक है। तो अब मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? तो पेशवा है, ठीक। चल आगे बात करते हैं। अब उसके बाद बात की जाए बेटा बालाजी बाजीराव। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले पेशवा थे बेटा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। कहाँ गए? ये बालाजी विश्वनाथ। और दूसरे थे बाजीराव प्रथम, और तीसरे हैं आप लोगों के कौन से? तीसरे हैं आप लोगों के बालाजी बाजीराव, ठीक है। वो बालाजी विश्वनाथ थे, ये बालाजी बाजीराव है, ठीक है। इनका एक अभियान है बेटा पूर्वी अभियान। अब पूर्वी अभियान क्या बोलता है इसको समझो। पूर्वी अभियान 1751 ईस्वी में किया गया इन्होंने, और 1751 ईस्वी में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण कर अलीवर्दी खां को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ये अलीवर्दी खां मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ बंगाल में, ठीक है। आई बात समझ में? इसका कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्री थी। सिराजुद्दौला में आप लोगों को प्लासी का युद्ध सब पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पीछे आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चल, तो पूर्वी अभियान 1751 ईस्वी में, और 1751 ईस्वी में रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण कर अलीवर्दी खां को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र दिया तथा बंगाल व बिहार से चौथ वसूल किया, और उसके बाद 12 लाख वार्षिक प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। क्लियर है? अगला हुआ बेटा किससे? निजाम से संघर्ष 1757 से 1760, ठीक है। क्लियर इतनी बात है? 1745 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में मराठा आक्रमण से बचने हेतु 1752 ईस्वी में भलकी की संधि द्वारा बरार का आधा क्षेत्र जो है वो किसको दे दिया गया? मराठों को दे दिया गया। किंतु शीघ्र ही हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का शासन स्थापित हो गया, और उसने मराठों को 1757 ईस्वी में सिंदखेड़ के युद्ध में तथा 1760 ईस्वी में उदगीर के युद्ध में चुनौती दी, और इन दोनों युद्ध में निजाम की क्या हो गई भैया? पराजय हुई। अंततः विवश होकर निजाम को एक बड़ा क्षेत्र अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर तथा बीजापुर मराठों को देना पड़ा, ठीक। क्लियर इतनी बात है? अगला है बेटा दिल्ली अभियान। अब दिल्ली अभियान क्या बोलता है तो इसको समझो। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब से 1757 ईस्वी में पंजाब सहित संपूर्ण दिल्ली पर क्या कर लिया? आक्रमण करा। आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट बना दिया,
अहमद शाह अब्दाली वेरी वेरी डेंजरस। तो बेटा अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब से 1757 ईस्वी में पंजाब सहित संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार कर लिया और आलमगीर दूती को जो है वहाँ का राजा बना दिया। उसके बाद मुग़ल सम्राट बना दिया गया। इमादुल मुल्क को वजीर, और उसके बाद रोहिला सरदार जो है बेटा इनको, और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना दिया गया तथा अपना मुख्य एजेंट तथा तैमूर शाह को जो है पंजाब का गवर्नर बनाकर ये वापस चला गया। ठीक है, फिर से समझो कि भैया इसने क्या करा, दिल्ली पर संपूर्ण अधिकार कर लिया और आलमगीर दूती को तो मुग़ल सम्राट बनाकर चला गया, इमादुल मुल्क को क्या बनाया, वजीर बनाया गया, और रोहिल्ला को बेटा क्या बनाया गया, सरदार बना दिया गया, और नजीमुद्दौला को मीर बख्शी बनाया गया। मीर बख्शी मतलब बेटा प्रमुख सेनापति, और तथा अपना मुख्य एजेंट बना लिया, और तैमूर शाह को जो है बेटा पंजाब का क्या बना दिया, गवर्नर बनाकर ये चला गया। 1752 ईस्वी में हुई संधि के अनुसार मुगल साम्राज्य की रक्षा हेतु 1758 ईस्वी में मराठा सेनापति रघुराव दिल्ली पहुँचे। रघुराव ने दिल्ली तथा पंजाब पर क्या कर लिया, आक्रमण कर वहाँ से क्रमशः नजीमुद्दौला व अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो है रघुनाथ राव ने पंजाब का गवर्नर अदीना बेग को तथा उसके बाद में शाबाजी शिंदिया को वापस बनाकर आ गया। इस प्रकार मराठों का दबदबा जो है अटक से कटक तक हो गया। क्लियर इतनी बातें। अगला अब हुआ बेटा पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी 1761 हरियाणा में। ठीक है, पानीपत हरियाणा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट भी याद रखना है ना, कभी कभी ये डेट भी पूछ लेता है आप लोगों से। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बीच कारण क्या थे, देखो 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को दंडित करने हेतु पुनः भारत पर आक्रमण किया। जनवरी 1760 ईस्वी में रास्ते में बरार घाटी के युद्ध में साबाजी शिंदिया व दत्तोजी सिंधिया मारे गए और आगे बढ़कर अब्दाली ने दिल्ली पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। बालाजी बाजीराव ने उसके बाद सदाशिवराव और विश्वासराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना कहाँ भेजी, दिल्ली भेजी। ठीक है, सबसे पहले बेटा बरार घाटी में युद्ध में साबाजी शिंदिया और दत्ताजी सिंधिया क्या है, मारे गए। तो इस प्रकार जो है दिल्ली पर आक्रमण किसने कर लिया, अहमद शाह अब्दाली ने, और वहाँ पर अधिकार कर लिया। फिर बालाजी बाजीराव ने सदाशिवराव और विश्वासराव भाऊ को वापस भेजा, बोले जाओ तुम अहमद शाह अब्दाली को मार कर आओ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ। इस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, रुहेला सरदार नजीमुद्दौला, हाफिज रहमत खां, सादाउद्दौला तथा डुंडी खां आदि ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जबकि मराठों की लूटमार की आदतों से चिढ़कर सूरजमल, जाट, सिखों और राजपूतों ने मराठों का साथ देना छोड़ दिया। मराठों के तोपखाने जो है उसका नेतृत्व कौन करता था, तो इब्राहिम गर्दी ने संभाला। परंतु बेटा मराठों की तोप जो थी कि वो कैसी थी, भारी भरकम थी। और उसके बाद जो अहमद शाह अब्दाली की जो तोप थी वो बेटा बिल्कुल मान के चलिए बहुत अच्छी थी और लेटेस्ट थी। ठीक है, तो मराठों की तोप जो है इनके सामने बेकार साबित हुई और इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ, जयंतराव पवार और तुकोजीराव सिंधिया जैसे महान मराठा सरदार तथा 28,000 मराठा सिपाही जो है वो मारे गए। मल्हार राव होलकर युद्ध से भाग गए। इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई, विजय हुई। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो है वो काशीराम पंडित है और काशीराम पंडित ने यह कहा कि पानीपत का जो युद्ध है वो मराठों के लिए प्रलयंकारी साबित हुआ। क्लियर इतनी बात है, मतलब मराठों की बहुत खतरनाक हार हुई थी और ये मान के चले कि मराठा साम्राज्य लगभग खत्म ही हो चुका था, है ना, पानीपत के तृतीय युद्ध में। अगले पेशवा कौन आए, तो माधवराव आए और इनका शासनकाल है 1761 से 1772। ठीक, पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के शोक में शीघ्र ही बालाजी बाजीराव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके उपरांत मराठों का नेतृत्व किसने किया, तो पेशवा माधवराव ने संभाला। माधवराव अंतिम महान पेशवा थे, अंतिम पेशवा नहीं थे, अंतिम महान पेशवा थे। ठीक है, जो मराठों की शक्ति को पुनः स्थापित कर सके। माधवराव ने हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के हैदर अली को चोट देने के लिए मजबूर किया और इन्हीं के काल में 1772 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। ठीक है, और मुगल बादशाह ने मराठों को संरक्षण स्वीकार कर लिया गया। परंतु 1772 ईस्वी में आकस्मिक क्षय रोग से माधवराव की क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक, माधवराव के बाद बेटा अगले पेशवा बने कौन, नारायण राव, जिनका शासनकाल है 1772 से 1773। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका बेटा जो है माधवराव की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, किंतु 1773 ईस्वी में उसके चाचा रघुनाथ राव ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक, अगले जो पेशवा है वो कौन है, माधव नारायण राव, 1774 से 1795।
तो नाना फडणवीस की सलाह पर नारायण राव की मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र माधव राव द्वितीय को पेशवा बना दिया गया। इससे रघुनाथ राव जो है, जो स्वयं पेशवा बनना चाहता था, वो नाराज हो गया और मुंबई जाकर अंग्रेजों से सहायता मांगी। उसके इस दुर्भाग्य की पूर्ण प्रयास से आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया। क्लियर है इतनी बातें? तो आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये किसके षड्यंत्र से हुआ? तो ये रघुनाथ राव के कारण हुआ, क्योंकि रघुनाथ राव जो है वो खुद राजा बन रहे थे। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर रहेगा बेटा वो अपना रहेगा आंग्ल मराठा युद्ध। इस बस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपनी ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था चलेगी। उसके बाद आप लोगों का बेटा, इसके पहले आप लोगों को आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है अपनी ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी और फिर 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। अगर कंटेंट दम लगे, अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेटा आप लोगों को आधुनिक भारत स्टार्ट किया तो पूरा आधुनिक भारत शुरू से आखिरी तक पढ़ाऊंगा। इसके खत्म होने के बाद आप लोगों को मध्यकालीन भारत की वीडियो डाल दूंगा और उसके बाद प्राचीन भारत के वैसे डाला हुआ है पूरा, परंतु उसमें क्वालिटी नहीं है उन वीडियो में, तो मैं आप लोगों को वापस अच्छे से बना दूंगा, है ना। तो यह कि एक सब्जेक्ट बेटा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बड़े बने रहिए आप लोग, आप लोगों का सहयोग बना रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री